फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों को अपने सिलेबस के अनुसार समझने के लिए डिटेल में एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, आज के जब समाचारों पे हम नज़र डालते हैं तो जो न्यूज़ हमें मिलता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कई सारे दायरे को लिया हुआ होता है। जैसे देखो, पहला न्यूज़ जो है, बिहार में जाति आधारित गणना, जनगणना नहीं कहते हैं, सरकार भी इसको जनगणना नहीं कह रही है, क्योंकि जब जनगणना कहेंगे तो क्या समस्या आएगी वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो जाति आधारित गणना जो उसकी हेडिंग है, देखिए इसमें है, तो वो 2022 वो आया है। वो हमारे इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इशूज़ को भी उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो ये तो पूरा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स टॉपिक कवर किया। दूसरा है 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को नोबेल समिति ने नोबेल पुरस्कार दिया है मेडिसिन में 2 वैज्ञानिकों को, जो mRNA प्रौद्योगिकी, जो वैक्सीन के लिए प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाती है। वैक्सीन के लिए कई सारी प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाती है, उसमें mRNA प्रौद्योगिकी है, मैसेंजर RNA प्रौद्योगिकी है, वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें। इसके बाद जब तीसरा न्यूज़ है वो है कि न्यूज़ क्लिक एक वेब पोर्टल है, उसके खिलाफ UAPA के तहत जो है दिल्ली पुलिस ने धाराएं दर्ज की हैं। UAPA है, आपको पता होगा कि ये हमारे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है 1967, जिसे 2008 और 2012 में इसको मजबूत किया गया था। यह आतंकवाद या इस तरह की जो उग्रवादी गतिविधियां हैं या जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसके नियंत्रण के लिए एक प्रमुख जो है, कह सकते हो कि IPC के अलग एक प्रमुख कानूनी हथियार है। ठीक है, जो राज्य को मजबूत बनाता है आतंकवाद जैसी समस्या से दूर करने के लिए। तो ये मुद्दा जो है आपके इंटरनल सिक्योरिटी के कई सारे पहलुओं से, एक जैसे न्यूज़ पोर्टल है, तो न्यूज़ पोर्टल है आपका, कह सकते हो कि सोशल मीडिया या मीडिया का जो प्रभाव होता है, और इसमें जो मामला है वो पैसे के लेन देन का और कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो वो भी है। और इसमें चीन और अमेरिका के कुछ जो है चीन की सरकार और अमेरिका के नॉन स्टेट एक्टर, जिनके कई सारे देशों में NGOs हैं, तो जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में स्टेट एंड विदेशी राज्य और गैर राज्य तत्वों की भूमिका, यानी कई सारे टॉपिक ये आपके उसमें कवर करता है। जहाँ तक चौथा टॉपिक है PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर विकास योजना करके स्कीम है। यह प्रधानमंत्री ने 1 जून 2020 को, जब लॉकडाउन मतलब कोरोना काल के बाद लॉकडाउन लगा 1-2 बार, उसके कारण जैसे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, पता है कि वो घूम घूम के अपने काम करते हैं, शहरी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान उनका होता है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में। तो उनकी स्थिति खराब हो गई थी, उसको सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी, PM स्वनिधि योजना। तो उसमें कुछ उपलब्धियां हैं। पहली बार आंकड़ा इससे जुड़े हुए लोगों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा, 51 लाख कुछ हो गई है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसको भी हम देखेंगे। चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं। तो पहला है बिहार आधारित गणना 2022। देखिए, इसको जनगणना नहीं कहना है, क्योंकि ये जनगणना कहने पे सारी समस्या आ जाएगी। अभी क्यों आएगी वो हम बताएंगे, लेकिन ये बिहार जाति आधारित जनगणना या बिहार कास्ट सर्वे 2022 इसका नाम है। ठीक है, देखिए इस पे नाम भी लिखा है ना, यही तो है, बिहार जाति आधारित गणना। कहीं जनगणना लिखा है? नहीं लिखा है, तो हम क्यों बोलने जाए? राजनीतिक दल बोले, मीडिया बोले, हम नहीं बोलेंगे, हम वही बोलेंगे जो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो जनगणना बोल देंगे तब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है। ठीक है, जनगणना को लेके। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी लाया गया है अपने तरह का, इस तरह का कह सकते हैं, किसी राज्य द्वारा या किसी भी उस तरह द्वारा डायरेक्ट रूप से लाई गई प्रथम जाति आधारित गणना है आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले इस तरह की रहती है लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं है कि प्रथम है, क्योंकि हमारी जो जनगणनाएं होती हैं उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गणना होती रही है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि भारत की जनगणना में किस तरह की जाति आधारित जनगणना होती है, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना होती रही है। 1931 के पहले जो है, आपको अगर थोड़ा सा जनगणना के बारे में पता होगा तो 1881 से चल रहा है, वैसे भी माना जाता है कि 1872 से चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो हर 10 साल वाला शुरू है 1881 से शुरू है। 1931 तक
प्रत्येक 10 साल पे जो जनगणना आती रही उसमें जातियों के आधार पे गणना होती रही जो है। 1931 के बाद से 1941 की जनगणना में भी जाति के आधार पर जनगणना की गई थी, लेकिन उसको ये कुछ, चूँकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके बहुत सारी 240 से ज़्यादा करीब जातियां हैं या और ज़्यादा जातियां थी जो उनके जनगणना आयोग उस समय के थे, कहते कि ये जातियों का करना ठीक नहीं है। इसके बाद उसने छोड़ दिया गया था। आज़ादी के बाद से वही प्रक्रिया चली रही और उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गणना की जाती रही है। 2011 के जनगणना में उसी जनगणना के साथ एक अलग जो है शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जनगणना की गई थी, लेकिन वो कभी प्रकाशित नहीं हुई। सरकार ने अपनी नीतियां बनाने में उसका उपयोग किया है। ठीक है, तो ये रहा है अभी तक इतिहास। तो इसलिए कहना कि पहली बार जाति हो रही, हाँ, पिछड़े वर्गों या सारी जातियों की गणना पहली बार हो रही है आज़ादी के बाद किसी राज्य वाला। ठीक है, इसके पहले जो होती रही है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित रही है। ठीक, इसके क्या प्रावधान है, क्या निष्कर्ष है, थोड़ा सा वो भी हम देखेंगे। ये लाया गया है, क्यों लाया गया है, वो भी समझेंगे हम इस चीज़ को, और इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए डिटेल में जाते हैं। डिटेल में ये है कि जो बिहार का जाति आधारित गणना 2022 है, जिसको अभी आपने तस्वीरों में देखा था, वो बिहार सरकार ने जातियों के अपने सर्वेक्षण के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें अत्यधिक पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी संचयी रूप से 63%। बिहार में ना दो तरह, यहाँ जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग हम मानते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन बिहार में या कई अन्य राज्यों में उन पिछड़े वर्गों में भी उसको दो वर्ग किए गए हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो उसके दोनों मिला के उनकी आबादी ये देखी गई है कि 63% है। ये प्रमुख निष्कर्ष निकला है उसका जो बताया गया है। दूसरा, जो अनारक्षित श्रेणी के अग्रणी जातियां हैं उनका लगभग 15.5% आबादी है, और यह जाति संख्या पर राष्ट्रव्यापी डेटा आखिरी बार 1931 की जनगणना के बाद जारी किया गया है। ठीक है, और जातियों की गणना लंबे समय से आरक्षण की मांग से जुड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको बार बार मांग की जाती रही है। ये कुछ पहलू है। ठीक है, जैसे इसमें ये कहा गया है कि इतनी पिछड़ी जातियां रही हैं, ये 15% अग्रणी जातियां हैं। 1931 के बाद से इस तरह की जो है जाति की आधारित पहली जनगणना है, जिसमें सभी जातियों को, पिछड़ी जातियों की बात की गई है। और जाति आधारित जनगणना की मांग, खासतौर से पिछड़ी वर्ग के जातियों की मांग, क्योंकि एससी और एसटी का तो होता रहा है, मांग की जाती रही है, क्योंकि उसके आधार पे आरक्षण के लिए जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, जो होगा वो ज़्यादा विश्वसनीय होगा और उसको कह सकते हो कि ज़्यादा साइंटिफिक होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्या होगा, आगे पहले इसको जाते हैं, जब वहाँ पे आते देखते हैं। भारत की जनगणना में किस प्रकार का जाति डेटा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ऑफकोर्स ये जनगणना नहीं है, सेंसस नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो जनगणना कार्य है वह जो है भारत सरकार के जो संविधान के तहत 3 लिस्ट बने हैं। आपको पता होगा कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय व्यवस्था या फेडरल स्ट्रक्चर पे है। उसमें 3 लिस्ट बना है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में संघ के विषय हैं, राज्य सूची में राज्य के विषय हैं, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जो उसमें संघ और राज्य दोनों भी विधान बना सकते हैं। तो जो जनगणना कार्य है वो संघ सूची का विषय है, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, तो अगर ये जनगणना कह दीजिए, इसको सेंसस मान लीजिए, तो ये राज्य अपने स्तर पे जनगणना नहीं कर सकता। इसी को लेकर मामला बिहार सरकार के विरुद्ध मामला जो है पटना हाई कोर्ट में गया था कि ये हमारी जो सूचनाएं ली जा रही है ये कहीं हमारी निजता का मामला है। और निजता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो है संविधान पीठ ने 7 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला कर रखा है, 9 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला कर रखा है कि निजता का मामला जो है उससे हटाव सिर्फ कानूनी आधार पे हो सकता है, प्रशासनिक आधार पे नहीं हो सकता है। तो बिहार सरकार का ये उसमें तय किया गया कि ये जो है, जब हाई कोर्ट में मामला गया कि ये प्रशासनिक निर्णय लिया गया है, और चूंकि इसमें कोई कानूनी जनगणना कराने का कोई कानूनी अधिकार राज्य को नहीं है, ऐसे में जो ये डेटा हमारा मांगा जा रहा है वो हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है
और कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो दो आधारों पर गया था कि एक प्राइवेसी का उल्लंघन है, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि यह इसके पहले पीछे कोई कानूनी आधार नहीं है। वो आधार क्यों नहीं है? क्योंकि कानून संविधान के तहत जनगणना कराने का कानूनी अधिकार संसद को है, ठीक है, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई थी। बाद में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हम बिहार में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमें एक साइंटिफिक डेटा की ज़रूरत है, इसलिए हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम सामाजिक आर्थिक रूप से सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से सर्वेक्षण या सर्वे करा रहे हैं। एक सर्वे का नाम दिया, एक गणना करा रहे हैं, हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो सर्वे कराने के लिए जो है, सर्वे कराने का जो है इस तरह की जो आर्थिक सामाजिक, वो फिर कॉन्करेंट लिस्ट में है, दोनों को अधिकार होता है। तो इसलिए इस टेक्निकल ग्राउंड पे वहाँ से फिर उनको छूट मिली है और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था। हालांकि जो है सरकार ने कहा था कि हम डेटा जारी नहीं करेंगे, लेकिन अब कर दिया है, इसलिए मामला फिर है 6 अक्टूबर को लगा है। क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि कई मामलों में जो है नेताओं द्वारा, अब जैसे नेता हैं वो उनको तो इतनी तकनीकी पहलू है, जैसे जो बड़े नेता हैं उनको तो तकनीकी पहलू पता है, इसलिए वो सर्वे बोल रहे हैं, गणना बोल रहे हैं, है तो ये देखा जाए तो कहीं न कहीं जनगणना, लेकिन चूंकि जनगणना कराने का कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए वो गणना ही है, लिखा भी है, देखिए गणना है। लेकिन अब छोटे नेता टाइप के लोग हैं वो बोल दे रहे हैं कि जनगणना कराई गई है पिछड़ी जातियों को, और इस तरह से, इस वजह से मामला हो सकता है कि उलझ भी सकता है अगर वो जनगणना मान लिया जाएगा तो, ठीक है। फिर भी हम उसमें नहीं जाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि नहीं गणना है। अब आते हैं कि भारत के संविधान जो जनगणना है वो क्यों कराई जाती है। क्योंकि देखिए, जब आपको कोई नीति बनाना है, कोई वो चीज़ें करनी है, तो आपको अपनी जनसंख्या के डेमोग्राफी के बारे में, उसके सामाजिक आर्थिक और पहलुओं के बारे में आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास आंकड़े होना चाहिए, ताकि आप उसके स्पेसिफिक जो है आप नीतियां बना सकें और उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए जनगणना कराई जाती है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि हमारी जनसंख्या में लिंगानुपात कैसे हुआ। अगर जनगणना ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि लिंगानुपात कैसे हुआ, महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है, आंकड़े से ही तो पता चलता है। अगर जनगणना ना हो तो ये कैसे पता चलेगा कि किस अनुसूचित जाति जनजाति की, इसीलिए आंकड़े दे जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी पिछड़े हुए, वो कह सकते हैं हाशिए पर मार्जिनलाइज वर्ग था, उनकी स्थिति सुधर रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, इसको देखने के लिए, है ना। और धार्मिक आधार पे भी होता है कि कहीं अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब तो नहीं होती जा रही है, बढ़ तो नहीं रही, घट नहीं रही, इसलिए वो सब चीज़ें, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। जहाँ तक जाति की आधार पे बात है, लोग इसलिए कहते हैं कि भाई जातियाँ भी भारत की जो है सामाजिक व्यवस्था की और उसके साथ जुड़े हुए सारे पहलू, चूँकि सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ वो हमारी राजनीतिक और आर्थिक पहलू को भी दर्शाती हैं, इसलिए जाति के आधार पे भी आंकड़े होने चाहिए। लेकिन उसको जो है ये मान के कि कहीं ना कहीं इससे ज़रूरत नहीं है, इससे समाज में भेदभाव होगा, और जो हमारे यहाँ जो नीतियाँ भी बनी हैं उसमें जातियाँ प्रमुख भूमिका नहीं है, उसमें अन्य पहलू उसमें शामिल होते हैं, इसलिए उसको अभी तक इससे बचा जाता रहा है, ठीक है। जैसे कुछ एक नीरा चंडोक की बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आप वो बताएंगे, जैसे आप लोगों को लगता है कि सांप्रदायिकता का जो जन्म हुआ भारत में वो अंग्रेज़ों की देन है, 1909 की आप कह सकते हो कि कम्युनल अवार्ड और इस तरह की बातें, लेकिन वो बताते हैं कि इसकी जो है और पहले 1872 और 1881 की जनगणना में ही हो गई थी, कहीं ना कहीं वो कहते हैं। क्योंकि जब 1872 की जनगणना वो ऐसे लाई गई थी, उसमें मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग किया गया था, जनजातीय, हिंदू और मुस्लिम। बाद में 81 में जनजाति अलग छोड़ दिया गया, मुस्लिम और अन्य जो है धर्म अलग कर दिए गए और हिंदुओं को जातियों में बांटा गया। तो उस जो लेखक हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चूँकि नीरा चंडोक उसके एडिटर हैं, तो पता नहीं उनका लेख है किसका है, अभी बहुत पहले मैंने पढ़ा था। तो उसमें ये है कि कहीं न कहीं जब पहचान, जैसे सांप्रदायिकता की शुरुआत कैसे होती है, जब हम अपनी पहचान होते हैं कि हम संख्या इतनी है, ये संख्या इतनी है, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसको लेके कुछ लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इसी को लेके ही हमारी केंद्रीय सरकारें भी इस तरह से लेके अनिच्छुक रही हों, क्योंकि 2021 में, मान लिया इस सरकार की आप बात कह सकते हैं, 2011 में तो
मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, डेटा भी इकट्ठे किए गए थे, लेकिन वो कभी प्रकाशित नहीं किए गए थे। वो डेटा इसलिए इकट्ठे किए गए थे क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो हो सकता है सरकार को उस अधिनियम को लाने के लिए कि कितने लोगों को लाया जाए, कितने को नहीं, वो डेटा की ज़रूरत थी, जो भी हो। लेकिन ये है कि उसको लागू नहीं किए गए। कभी मांग हुई लेकिन सरकार ने उसे लागू नहीं किया। ठीक है, आप उन्हीं दलों का आज मानना है कि किया जाए, उनकी अपनी अपनी राजनीतिक वो है, हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन ये है कि जो जनगणना है, इसके दो आप देखिए, अगर इसकी व्याख्या देखिए तो ये इसके महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज की वस्तुस्थिति को जानने का आधार देता है, और उसको हम अगर जब जान गए स्थिति, तो हम सकारात्मक कार्रवाइयों द्वारा, सकारात्मक योजनाओं द्वारा हम उसके अपलिफ्टमेंट को ला सकते हैं, और एक 10 साल के टाइम इंटरवल पे हम उसको देख सकते हैं। एक बड़े समय पे 10 साल का समय एक बड़ा होता है कि उसमें क्या प्रगति हो रही है या गिरावट हो रही है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा भी उसका उपयोग किया जा सकता है, वो है इसका नकारात्मक, कि उसको जाति आधार पर विभाजित करना, धर्म के आधार पर विभाजित करना, संप्रदाय के आधार पर विभाजित करना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जैसे आपको पता है, आप लोग पढ़ते पढ़ते जान गए होंगे कि जो एक्चुअल में जो समाज में या दुनिया में चीज़ें होती है, जैसे प्रौद्योगिकी में है या जो भी होती है, वो ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, वो एक्चुअल में ग्रे एरिया होती है। तो जनगणना का भी ये है, आप इसकी ब्लैक वाइट व्याख्या कर सकते हैं, इसकी वाइट व्याख्या कर सकते हैं, इसकी ग्रे व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या रखना है, हमें अपने को पॉजिटिव नोट के साथ ही रखना है, राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक, हाँ, लेकिन ये जानना है कि इससे ये समस्याएं हो सकती हैं, उससे बचने के लिए ज़रूरत है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे फिर दूसरे तरह के परिणाम भी निकलने संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही राजनीतिक वाला मुद्दा। अब आते हैं, ये जनगणना है, उसमें 31 तक जो है होती थी, 41 में भी किया गया था, लेकिन बाद में उस समय के जनगणना आयुक्त ने कहा कि भारत में इतनी सारी जातियां हैं और उन जातियों का कोई ऐसा क्रम नहीं है कि किसी एक राज्य में कोई जाति एक में है अगड़ी है, किसी में पिछड़ी है, किसी में एससी है, किसी में एसटी है। तो इसलिए कहे कि वो बहुत श्रमसाध्य काम है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा। और जब 41, 42, 43 उस समय जो है ना, विश्व युद्ध चल रहा था, 39 के बाद से शुरू हो गया था, इसलिए उस समय बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ SC ST को छोड़ के नहीं लाया गया। उसके पीछे प्रोबेबली संभव वही हो जो जनगणना के दूसरे नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शायद इसलिए छोड़ दिया गया हो। इसलिए अब मैं नहीं कह सकता हूँ क्यों छोड़ा गया, लेकिन शायद इसलिए छोड़ दिया गया हो। शायद इसीलिए यूपीए सरकार ने भी 2011 में करवाने के बाद भी छोड़ दिया था। डेटा लिया गया था, ये पता है, लेकिन उसको कभी प्रकाशित नहीं किया गया, सरकारी उपयोग के लिए लिया गया था, उसको जनगणना का पार्ट माना भी नहीं गया था। ठीक है, बिहार जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या है? फैक्ट की चीज़ें हैं। अगर कोई बिहार का होगा तो देख लेगा कि आबादी बढ़ी है 13,17,7 लाख। हालांकि ये जनगणना है नहीं तो इसको प्रूफ मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ही लिया स्पेसिफिक क्वेश्चन तो इसमें है कि ये बढ़ी है, जबकि 2011 में 10,41 लाख थी, जिसमें इतने हिंदू इतने मुसलमान हैं और बाकी लोग जो है। इसमें 17 बिंदु के आधार पे सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित 17 बिंदु थी और 241 जातियों को अलग अलग व्यक्तिगत कोड के तहत किया गया था। ठीक है, तो अभी जो 17 जो बिंदु पर हुआ है उसमें सामाजिक आर्थिक वाले पहलू, जैसे अभी तो ये आया है कि जातियों का स्ट्रक्चर पता चल गया है, और जो उसके सामाजिक आर्थिक की जातियों में सामाजिक आर्थिक क्या अंतर है, किस आर्थिक रूप से कौन सी जाति बेहतर है, उसमें कितने पिछड़े हैं, कितने गरीब हैं, कितने शैक्षणिक हैं, वो अभी आना बाकी है। वो 1-1.5 महीने बाद आएगा, तो एक्चुअल पिक्चर उसके बाद समझ में आएगी। ठीक है, जाति संरक्षण के प्रमुख निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत है नहीं। वैसे OBC SC OBC और EBC मिला के 63% हो गए हैं। अनुसूचित जनजातियां जो है 1.68% है। क्यों? क्योंकि जो है जब सन 2000 में झारखंड बना तो उसके बाद बहुत बड़ा जो है आबादी पर बिहार का ही था, वो झारखंड में चला गया। ठीक है, अनारक्षित श्रेणी के 15.52% हैं। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष का क्या महत्व है? देखिए, अब वही कहा ना कि इसके 2 उद्देश्य हो सकते हैं, उसके 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं। एक तो पहला ये कि इससे साइंटिफिक डेटा मिल जाएगा। जैसे बार बार आरक्षण, कई राज्यों में आरक्षण का जो OBC लिमिट है, आपको पता होगा, वो इंदिरा साहनी मामले में पूरे आरक्षण के लिमिट को सुप्रीम कोर्ट ने 50% तक सीलिंग कर दिया है, कुछ एक मामलों को छोड़ के, कि 50%
ही आरक्षण रहेगा और 50% जो है वो योग्यता के पहलू को उसने रखा है कि राज्य 50% तक आरक्षण दे सकते हैं, इनमें जो जातियों का अपना आकार हो उसके आधार पर करें। लेकिन कई सारे राज्य मांग करते हैं कि उनके यहाँ जो पिछड़ी वर्ग की जाति की आबादी है वो जो मंडल आयोग ने 52% माना था उससे कहीं ज़्यादा है। जैसे अभी बिहार में ही जो आया कि 63% है। तो जब वो कोई आरक्षण की मांग करते हैं या आरक्षण के लिए कोटा बढ़ाते हैं तो ये बात आती है कि आपका साइंटिफिक डेटा क्या है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जो है इनको जो आरक्षण की लिमिट है 50% से ऊपर इंदिरा साहनी में रखी गई है, 50% सील की गई है, उसके ऊपर ले जाने के लिए एक तर्क होगा, कोर्ट के समक्ष ही होगा और वो आधार होगा कि देखिए अब जातियां जो है पिछड़ी हुई जातियां हैं, इसके आधार पे वो आगे बढ़ा सकती हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अभी जो केंद्र सरकार जो है वो रोहिणी आयोग गठित की थी, 2017 में ही गठित की गई थी, 2 जुलाई में उसकी रिपोर्ट आई है, हालांकि उसके डेटा अभी नहीं आए हैं। वो क्या है कि पिछड़े वर्गों में भी विभिन्न जातियों का जो आरक्षण है उसको कैसे समायोजित करें। जैसे उसमें कुछ निष्कर्ष निकले हैं कि जो 8-10% जातियां हैं, मतलब बहुत 8-10 जातियां हैं, वो जो टोटल आरक्षण का 97% का उपभोग कर रही हैं। तो इस तरह से उसमें भी क्लैरिफिकेशन, कैटेगराइजेशन करने की बात है। अब उसकी भी मांग तेज से हो सकती है या वो भी सामने आ सकता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आएंगी। अब हमारी तो यही है कि इच्छा जो है, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये 90-92 के दौर का जो है, जो कह सकते हैं उस समय जो मंडल आयोग की वजह से या मंदिर उसकी वजह से मंडल कमंडल के दौर का जो है, कहीं वो वाला दौर ना आ जाए जो काफ़ी हिंसक और काफ़ी दुखदाई दौर रहा था, जिसमें समाज काफ़ी ज़्यादा बटा हुआ था धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसके पीछे एक तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, दूसरा है कि ये अब मैं ये जो कह रहा हूँ ये एक आधार भी है कि क्या किसी घटना के लिए सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार हो सकते हैं या उसके लिए आर्थिक पहलू। मेरा मानना है कि उसमें आर्थिक पहलू भी बहुत भूमिका अदा करता है। उस समय आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी नहीं थी, ठीक है, और राजनीतिक दौर भी जो है राजनीतिक दृष्टि से भी जो है फ्रेगमेंटेड था। आज एक राजनीतिक रूप से कंसोलिडेशन है, चाहे एक पक्ष की तरफ चाहे दूसरी पक्ष की तरफ, जनता जहां भी मत दे रही है फुल मेजॉरिटी में दे रही है, कुछ एक छोटे राज्यों के अपवादों को छोड़ के। ऐसे में और कहीं ना कहीं भारत आज एक विकास के पायदान पे है और अभी जैसे आज ही जो है उसको कल हम पढ़ाएंगे, वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर को 6.3% पे बनाए रखा है, ठीक है, और उम्मीद की है कि अगर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दे तो भारत की विकास दर 8% भी हो जाएगी, जिससे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में आ सकता है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति ठीक है। तो जब आर्थिक पैमाने पर देश सही से काम कर रहा है तो क्या केवल राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने, चूंकि चुनाव आने वाला है तो चुनाव में इस तरह की चीजें होंगी, क्या उससे देश को उस दौर में ले जाया जा सकता है? क्योंकि उस समय तीनों कारण थे, उस समय सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक भी कारण थे और आर्थिक कारण सबसे प्रमुख था, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और इस वजह से लोगों में जो चीजें थे ना, तो उसके लिए एक नया नेतृत्व उभर रहा था और वो नए नेतृत्व 2 अलग अलग धाराओं को लेकर चले। अब जनता ने उन दोनों नेतृत्वों को देख लिया है, उनकी अच्छाई बुराई दोनों को देख लिया है, इसलिए अब मुझे तो सकारात्मक है कि वो समस्या नहीं आएगी, ठीक है। बाकी देखते हैं जो भी होगा, हम लोग यही मनाएं कि जो इसके सकारात्मक हैं पहलू हैं उसी को ही लिया जाए, सभी को सद्बुद्धि दिया जाए, है ना। और चूंकि ये भी देखना है कि अगर उससे बच जाता है तो यही होता है कि जब आर्थिक दृष्टि से चीजें सही रहती है तो आदमी तार्किक रूप से ज्यादा सोचता है, ठीक है। हालांकि एक पहलू और चीजों को बिगाड़ने में जो उस समय नहीं था, इस समय सोशल मीडिया और विदेशी तत्वों की भूमिका, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, पहले तो उनको देश में आके काम करना पड़ता था, अब वो क्या है, यूट्यूब और इस तरह की चीज़ों से वो दुनिया में कहीं भी देखी जा सकती है। तो सोशल मीडिया का प्रभाव कहीं इसको बिगाड़ने में न पड़े, ये एक पहलू है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। mRNA, मैसेंजर आरएनए होता है, जैसे एक कोशिका में उपस्थित एक न्यूक्लियाइड अम्ल होता है, एसिड होता है जो प्रोटीन से ही बना होता है और वो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल को रखता है। जैसे डीएनए होता है, डीएनए में ढेर सारे आरएनए, उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल होता है किसी कोशिका से जुड़ी हुई, ठीक है।
तो mRNA मैसेंजर आरएनए, यानी ऐसा आरएनए में जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा किसी कोशिका का, मैसेंजर के रूप में काम करेगा, यानी संदेशवाहक के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी वैक्सीन में इस्तेमाल करके पहले से ही चली आ रही थी 80-90 के दशक से ही, लेकिन इसको जब कोरोना काल आया तो बड़ा तेजी से इसका प्रयोग किया गया, और 2-3 जो वैक्सीन्स हैं जैसे कि मॉडर्ना और उसके जो है फिप्जर वाली, स्पुतनिक, या जो कोविशील्ड है, भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन थे, और रूस की स्पुतनिक भी लाई थी। तो उसमें जो कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, वह mRNA पे ही थी, लेकिन उसमें एडनो वायरस जुड़ा हुआ था। बाकी उधर मॉडर्ना और उसकी जो है mRNA वैक्सीन थी। अभी समझाएंगे क्या है वो दोनों में अंतर। तो उसकी उपलब्धि को देखते हुए और उसके परिणाम को देखते हुए कि कैसे कोविड को रोकने में इस वैक्सीन ने योगदान दिया, हमेशा से ही वैक्सीन जो है वायरल लोगों के उपचार का बहुत महत्वपूर्ण वो होता है, क्योंकि जो वायरस से संक्रमण है, जो वायरस का संक्रमण है, उसकी दवाएं नहीं होती हैं, उसका एंटीवायरल बहुत कम ड्रग हैं, 1-2 हैं, वो उनका इलाज हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जो आत्मरक्षा प्रणाली है, वो खुद ही करता है। वायरस जो होते हैं, जो वैक्सीन होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को जागृत कर देते हैं कि वायरस अटैक के पहले ही वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें टीके महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि जो पहले के वैक्सीन थे उनमें कुछ कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए mRNA प्रौद्योगिकी, जैसे पहले का जो शुरुआत में ये था कि जैसे डायरेक्ट हमें जो है, जैसे अपने कोरोना के अनुभव ही देखें आप लोग, तो जो पहले फर्स्ट फेज में जिनको कोरोना या कोविड हो गया था, सेकेंड फेज या जो डेल्टा वाला फेज था, जो ज़्यादा खतरनाक फेज था, उसमें उनका प्रभाव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को पता चल गया था कि वायरस कैसा होता है और उसको मारने के लिए तैयार हो गया था। वायरस भी, जो वैक्सीन भी इसी तरह से काम करता है कि जो वायरस होता है उससे हमारे शरीर को पता चला। जैसे आप सोचो कि कोई बच्चा है या हम ही हैं, हमने किसी सांप को कभी नहीं देखा हो, हमने कभी किसी सांप को नहीं देखा हो, तो जब जहरीला सांप आता है तो हम भी उसको पकड़ लेते हैं, और हम, हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो ही जाती है। कोई जहरीला जो है वाइपर और नागराज टाइप का जो है होगा तो वो जान ले ही लेगा। लेकिन अगर हम सांप से अपने छोटे बच्चों को, या हमारा परिचय हो चुका है कि ये जहरीला है या नुकसानदायक है, तो हम उसको देखते ही सावधान हो जाते हैं और कई बार तो अटैकिंग हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, जैसे कि सांप आपको काटे, है ना, तो आप मर जाओगे, लेकिन या आपको हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, लेकिन अगर सांप का जो है विष निकाल के आपके सामने कर दिया जाए तो आपका शरीर सांप के प्रति प्रतिक्रिया तो ऐसा ही करेगा। अगर कोई सांप दिख जाए तो आपको नहीं पता है कि उसमें जहर निकला हुआ है नहीं निकला है, आप वो पूरा प्रतिक्रिया वहीं करेंगे, उसको तुरंत डरेंगे, भागेंगे या मारने की कोशिश करेंगे, जैसा एक्चुअल सांप होता है। लेकिन उसमें संभावना नहीं है कि वो आपकी जान जाए। क्यों? क्योंकि उसमें विष नहीं है। अगर वो विषधर होगा तो हो सकता है आप भागने के क्रम में आपको काट ही ले, नुकसान पहुंचा दे। होता ही है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जिनको वायरस अटैक हुआ सब के सब सीरियस हुए, 2-2.5% ही हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा स्तर पे होता है, हम उतना भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए वैक्सीन बनता है। पहले वैक्सीन बनता था कि उनको वायरस को इनएक्टिवेट कर दो या उसको मार के शरीर में डाल दो, जिससे क्या हो, शरीर सिर्फ उस वायरस को पहचान ले, उसका दुष्परिणाम शरीर पे न पड़े। लेकिन एक तो ये बहुत उतने वायरस को, अगर आप वायरस को मारना भी है, इनएक्टिवेट करना है, तो आपको वायरस रखना पड़ेगा, फिर उसको लंबे पैमाने पर एक्सपोजर उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बड़ा मेहनत वाला काम था, इसलिए इसमें बहुत सारे प्रयोग करने गए। जो mRNA है वो सिर्फ ये काम करता है कि वो बहुत बुद्धिमानी करता है कि जो वायरस है, जैसे जो सांप है, सांप का उदाहरण दिया तो सांप को ही समझते हैं कि सांप एक वायरस है, जहर उसमें भी है, जहर उसमें भी है। अगर उसको हम उसको देख के प्रतिक्रिया देते हैं तो सांप क्या वो कौन सा चीज है जो हमारे अंदर वो प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है, या हमारे शरीर का वो कौन सा इम्यून सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस के किस हिस्से को देख के पहचान रहा है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया। तो जो वो हिस्सा है
हमें पूरे वायरस की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके जेनेटिक मटेरियल का वो छोटा सा हिस्सा जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जो कि गैर हानिकारक होता है। चूंकि वायरस मरा हुआ होता है, लेकिन उसमें वही अगर चीज़ हमें मिल जाए और सिर्फ उसी को ही हम लैब में उसको बढ़ाना भी आसान होता है और हमारे शरीर में दे दें, तो बिना वायरस को हमसे पहचान आए भी हमारा इम्यून सिस्टम काम कर सकता है। यही प्रौद्योगिकी mRNA है। थोड़ा और चलो इसको डिटेल में देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन, इनको उनके शोध के लिए दिया गया। 2 अक्टूबर को किया गया था। इन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के विकास को सक्षम बनाया था। और इसके लिए जो mRNA तकनीक पर फाइजर और बायोएनटेक एंड मॉडर्ना द्वारा ये सब चीज़ की गई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको मिला। अब ये चर्चा में हो गया हमारे लिए प्रौद्योगिकी। तो mRNA टीके ने कोविड के दौरान महत्वपूर्ण क्यों थे? मिला इनको इसलिए क्योंकि इनका योगदान, इन्होंने जो टीका बनाया mRNA मैसेंजर RNA टीका, ये कोविड के दौरान बहुत महत्वपूर्ण थे। क्यों थे? क्योंकि जो अभी तक हम, जैसे अभी बता रहे थे कि अभी तक हम क्या करते थे कि परंपरागत रूप से मृत वायरस या इनएक्टिव वायरस को हम अपने शरीर से परिचय कराया जाता था। जैसे जो हमारा कोवैक्सीन था, जो भारत बायोटेक ने बनाया था, वह इनएक्टिव वायरस या मृत वायरस के रूप में था। उसके लिए जैसे आपको वायरस खतरनाक होता है, तो उस तरह के टीके को डेवलप करने में एक तो समय लगता है, दूसरे वो वायरस को कहीं ना कहीं तो जिंदा रखना ही पड़ेगा ना, ताकि वो बढ़ सके। इसके बाद फिर उसे इनएक्टिवेट करके हम उसमें सॉल्यूशन में मिला के वैक्सीन तैयार करते हैं। तो उसके लिए जो लेबोरेटरी चाहिए या जो उसके लिए व्यवस्था चाहिए, वो कहते हैं FSL-3, वो लेवल होता है कि उतने अच्छे लेवल की वो चाहिए। तो सभी देशों के, भारत में संयोग से भारत में वैक्सीन के क्षेत्र में भारत बहुत उल्लेखनीय प्रगति है, इसलिए भारत के पास तो था और वो उसके पर प्रभावी भी रहा। लेकिन वो एक पुरानी तकनीकी है। नई तकनीकी और हुआ कि हमें पूरे वायरस को न लेके हमें उसके जेनेटिक मटेरियल लेके उसको करना चाहिए। उसी में एक और हुआ जो कह सकते हैं, वो यह है कि हमें पूरे वायरस के जेनेटिक मटेरियल को भी नहीं देखना है, हमें उसमें से छोटे से हिस्से को देखना है जो वाकई में हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में योगदान देता है। तो पाया गया कि एक स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि मैसेंजर RNA, वो RNA ही होता है, वो मैसेंजर RNA के रूप में होता है, जिसको हमें क्या करना है कि सिर्फ शरीर तक पहुंचा देना है। तो हमारा शरीर उसको वायरस मान के उसके खिलाफ अपना एंटीटोड या जो है कह सकते हो कि जो भी है उसको डेवलप कर लेगा, एंटीजन डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो वजह यही है कि अगर हम वायरस का छोटा सा पोर्शन, जो एक पहचान, जो बिल्कुल उसमें नुकसानदायक नहीं चीज़ है, अगर वो देते हैं तो हमारा शरीर क्या करेगा, हमारे शरीर को वायरस से वास्ता ही नहीं पड़ेगा। तो हमारे शरीर में जरा से भी संभावना उसकी कम हो जाएगी, यानी ये ज़्यादा सेफ है। दूसरा, उसको mRNA को उसको रिपीट करना, उसको पहचान लो कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसको रिपीट करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, जिसके कारण इसको बड़े पैमाने पर तेज़ी से किया जा सकता है। और इसको जो सामग्री दिया जाता है उसमें क्या है, एक लिपिड, एक साधारण सा जो है केमिकल होता है, उसी में लिपिड उसी में इसको रख के शरीर तक पहुंचा देना पड़ता है। कुछ लोग इसमें और किए कि इसको mRNA को निकाल के एक चिंपैंजी के लिए एक एडेनोरो वायरस होता है, उसको इनएक्टिव वायरस में इसका स्पाइक प्रोटीन जोड़ के फिर उसको बढ़ा के किए, जिस पे हमारा एस्ट्रोजेनिका या जो कह सकते हैं कोविशील्ड है ऑक्सफोर्ड की, या स्पुतनिक है, या और भी चीज़ें वो काम की है ना। बाकी इन जो इस तरह की mRNA जो प्रौद्योगिकी है वो, और एडनोवायरस में कहेंगे सर क्या है, थोड़ा बता दे, यहाँ इसका नहीं लेकिन बता दे। mRNA के लिए क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि -70 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही उसको ठंडा करना पड़ता है, और उतने लंबे समय पे रखने के बाद भी उसको प्रिजर्व करने के लिए -8 या इस तरह के टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए भारत में इसको नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि भारत में इसी शीतलन प्रणाली है नहीं। ठीक
ठीक है। इसलिए भारत में वो एडनोवायरस वाला जो संस्करण है उसके जरिए उसको कम तापमान पे भी जो है उसको मेंटेन, यानी फ्रिज के तापमान पे जो 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे भी उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन प्रौद्योगिकी तो mRNA ही है कि मैसेंजर जेनेटिक मटेरियल लो, उसको करके शरीर को पहुंचाओ, जिससे क्या हो, हमारा शरीर उसको देख के प्रतिक्रिया करके और स्वतः से एंटीजन बना के जो है एंटीजन को देख एंटीबॉडी बना के, और हमारे शरीर को उस वायरस, जब एक्चुअल वायरस हो तो पहले से ही हमारा शरीर जानता हो, पहले से ही उसमें एंटीबॉडीज हों और उसको पहचानता रहे, तो तेजी से जो है एंटीबॉडी बना के, जैसे आप सोचो आपके घर में कोई आ जाए, अकस्मात आ जाए, आप लोग आराम से बैठे हो, मूवी वूवी देख रहे हो या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई आया घुसा और 4 वो मार के निकल गया, सोचोगे तब तक मार के निकल गया वायरस। पहला अटैक वायरस का ऐसे ही होता है। लेकिन उसी तरह का कोई एक ड्रिल करा दिया जाए, जैसे आतंकवाद का ड्रिल कराया जाता है ना, आपको एक ड्रिल करा दिया जाए, कोई आए, आपका फ्रेंडली ही आए, घुसे और आप पर जो हाथ चलाए, धीरे धीरे, पिटाई न करे, तो आपको पता हो सकता है कि ऐसे भी लोग आके हमला कर सकते हैं। अब आप ड्रिल से तब तैयार हो बढ़िया करके, और एक्चुअल में अगर कोई घुसता है तो आप उसका बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। यही हमारे शरीर में भी होता है, यही वैक्सीन का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो टीके कैसे काम करता है बता ही दिए हैं, उसी दौरान ही सब की, जैसे उसका वो होता है जेनेटिक, चूंकि वही वायरस में वो चीज़ होती है जो वाकई में हमारे शरीर को पहचान दिलाती है कि ये वायरस है, इसके खिलाफ हमें एंटीबॉडी डेवलप करना है। ठीक है, तो वो हो जाता है। इसकी उपयोगिता, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसकी उपयोगिता इसलिए है क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो नॉर्मल प्रक्रिया अपनाई जाती थी या जो एडनोवायरस, उसमें होता था कि जो म्यूटेशन के समय बहुत तेज़ी से वायरस म्यूटेट, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो हमारा क्या कहें, लेकिन दुनिया का है कि जो कोविड वायरस था, कोविड वायरस, कोरोना वायरस, वो बहुत तेज़ी से म्यूटेशन करके कई सारे वो बना रहा था, क्या अपने नए नए वेरिएंट बना रहा था। तो चूंकि ये जेनेटिक मटेरियल से ही बनता है, तो उनके वेरिएंट की वो सारी चीज़ों का उसमें ले लेता है और उसको फिर से नया mRNA वैक्सीन बनाना आसान होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें नए, जैसे देखना है कि दोनों वायरस हैं तो उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है, उसको उसका स्पाइक प्रोटीन लेके अपना काम कर लेना। तो इसमें जल्दी से जो विभिन्न वेरिएंट वायरस के होते हैं उसके साथ कदम ताल बना के इसको बनाना आसान होता है। जहाँ तक भारत और इस तरह के संदर्भ में है, चूंकि भारत भी बहुत सारे वायरल रोगों से ग्रसित है, वैक्सीन में हमने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे, जैसे अभी निपा वायरस है या इस तरह के बहुत सारे वायरस है, वायरस एक्स आ रहा है कि कई सारे, जैसे आर्कटिक में बहुत सारे पहले के वायरस दबे पड़े हैं, हो सकता है कि आर्कटिक के बर्फ पिघले और वो वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा घातक हो। तो इस तरह की चीज़ों में अगर हम mRNA प्रौद्योगिकी रहती है तो इस तरह की घातक बीमारियों से हम जल्दी टीके डेवलप करके अपने लोगों को बचा सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से टीके डेवलप होते तो अभी तक टीके डेवलप हो पाते या नहीं हो पाते, और सोचो कि ये 2-3 सालों में हम कितने सारे लोगों को, अगर हम करें 3% ही लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, तो भी कितनी दुनिया है, और उसमें भी अगर मृत्यु दर 10 से 20% ही संक्रमित लोगों में होता है तो हम करोड़ों में हमारी लोगों की जान जा सकती थी, जिसको इस प्रौद्योगिकी ने बचाने में मदद किया। और भी थे लेकिन इसने भी काफ़ी मदद की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। न्यूज क्लिक एक न्यूज़ पोर्टल है, प्रदीप पुरकायस्थ एक वामपंथी विचारक हैं, उनकी इसकी वो है। इस पे 2021 में, हम बता देते हैं कि 2021 में ही ईडी ने जांच में पाया था कि एक प्रवण राय नेवल सिंघम करके, एक नाम से मत कंफ्यूज हो गया, भारतीय है, ये श्रीलंका का व्यक्ति है जो म्यांमार में उसके पिताजी रहे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। एक उद्योगपति है अमेरिका का, अमेरिकी नागरिक है, श्रीलंकाई आदमी, म्यांमार से उसका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, उसके पिताजी का जीवन म्यांमार में, और वो अमेरिका में बिजनेसमैन है। ठीक है, और वह चीन के से संपर्क रखता है और चीन के पैसे को, उसके प्रोपेगेंडा को दुनिया में फैलाने की कोशिश करता है।
तो 2021 में ईडी ने ये सब सारी चीज़ें ली थी कि इस तरह की चीज़ें जो है न्यूज़ क्लिक वेबसाइट वेब पोर्टल पे भी आया था पैसा, उसके बदले में कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम जो एक प्रमुख अखबार है अमेरिका का, उसमें भी इसी तरह की बात प्रकाशित की गई थी। तब ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया था, ठीक है। और अभी हाल ही में कल दिल्ली पुलिस ने ईडी के साथ मिलके न्यूज़ क्लिक पर छापा मारा है। इनके जो फाउंडरों को गिरफ्तार किया गया है, 2-3 और मीडिया पत्रकारों को, जो वरिष्ठ पत्रकारों को चर्चा के पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पहले तो चर्चा थी कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो इन पे आरोप है कि ये चीन से, वही नेवल राय सिंघम के जरिए पैसा लेके भारत में चीन के समर्थक न्यूज़ लिख रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था और उस तरह की चीज़ लिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक हितों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। इस आधार पे और भी कुछ कारणों को, जैसे दिल्ली में जो बहुत सारे आंदोलन, किसान आंदोलन या सीए का विरोध हुआ था, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके और बहुत सारी चीज़ों को लेके इन पे आतंकवाद जैसी धाराओं का, जो आतंकवादी कृत्य का जो उल्लेख है, चूँकि ऊपा लगाया गया है, उसमें भी धारा 15-16 लगाया गया है जो कि आतंकवादी कृत्यों के लिए है, वो लगाया गया है इनके ऊपर, जो है इन लोगों के। और इसलिए न्यूज़ क्लिक तो चर्चा में हो गया है, हमारा ऊपा अधिनियम भी चर्चा में हो गया है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। दिल्ली पुलिस ने चीन समर्थक प्रचार के लिए पैसे लेने का आरोप लगाते हुए न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। एफआईआर में सख्त आतंकवादी विरोधी कानूनी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ऊपा लागू किया गया है, ठीक है। देखिए, जब अभी आप जनसंख्या वाला पढ़ा रहे थे, जो बिहार की जाति जनगणना, हमने कहा था ना कि उस समय ये चीज़ें थी, आर्थिक खराब थी, लेकिन इस समय समस्या है कि हमारे पास सोशल मीडिया है और जो इस तरह की और मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। तो जो आपकी आंतरिक सुरक्षा में कई सारे पहलू हैं, जैसे विदेशी तत्वों की भूमिका, विदेशी तत्वों में राज्य और गैर राज्य तत्वों की भूमिका, सोशल मीडिया या जो मीडिया की भूमिका जो है आंतरिक सुरक्षा में। अब ये देखिए, मीडिया है और सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। चीन के सरकार का एक व्यक्ति है नेवल राय सिंघम, वह अमेरिका के थ्रू पैसा, वो अमेरिका का नागरिक है, वहाँ पे एनजीओ बनाया है, उसके थ्रू पैसा रूट होके भारत में आता है और इन पे आरोप है करीब 31 करोड़ रुपए की 27 करोड़ रुपए इनके द्वारा विभिन्न लोगों को पैसा दिया गया। आरोप है कि ये आतंकवादी कृत्यों और चीन के पक्ष को लेने, और जैसे कि उसमें 2-3 आर्टिकल ये जो सामने आया, जब उसमें ईमेल के द्वारा जांच में तो पता चला कि चीन से निर्देश मिले हैं इनको कि जब चीन में कोरोना की सारी स्थिति थी, चीन की हालत ख़राब थी, तो ये लोगों को निर्देश मिले थे न्यूज़ क्लिक कि उस समय ऐसे आर्टिकल लिखो जो चीन की तारीफ करे और भारत की बुराई, जबकि ठीक उसका उल्टा था कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है अपने लिमिटेड संसाधनों के साथ कोरोना का मैनेजमेंट में, चाहे आपकी जो भी हो, अपने देश के लोगों के लिए भी किया है, और उसने दवाएं या इस तरह की चीज़ें जो दे के वैक्सीन दुनिया के देशों में दे के न केवल अपने लोगों की जान बचाई बल्कि दूसरे। और जो भारत ने जिस तरह से वो किया, इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़े स्तर को लॉकडाउन, इन लोगों ने ऐसे मतलब ये आरोप है कि ये लोग ऐसा लिख रहे थे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करे और चीन का महिमा मान करे। तो चीन हमारा एडवर्सरी स्टेट है, हमारा वो घोषित शत्रु है, हमारे पर उस पर युद्ध कर रखा है, हमारे साथ उसके साथ सीमा विवाद है। ऐसे देश के साथ पैसा लेके भारत की बुराई करना और उसकी तारीफ करना और भी बहुत सारी चीज़ों का इन पर आरोप लगा है, ठीक है। तो वो तो मामला हो गया। दूसरा मामला है कि इस पे जो है, इन पे जो आरोप लगा है वह यूपा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 एक्ट है, UAPA बोला जाता है, यूपा 1960 एक्ट है। इसके विभिन्न धाराओं, धारा 15 और 16 के तहत जो आतंकवादी कृत्यों से है, इससे जुड़ी हुई चीज़ों पर इन पर FIR हुआ है। ये धाराएं क्या कहती हैं, यानी जो है मेन ये है कि यूपीए की आतंकवादी धारा 15 या 16 क्या कहता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 5 साल से लेके
आजीवन कारावास, और उस आतंकवादी कृत्य में अगर कोई किसी हिंसा होती है यानी किसी की मृत्यु होती है तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है। तो समझ सकते हैं कि ये कितनी कठोर धारा है। इसमें यूपा के तहत, यूपा का जो प्रावधान है उसमें आतंकवाद की परिभाषा इस संदर्भों में की गई है कि जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है, याद रखिएगा, संप्रभुता को धमकी देने, और संप्रभुता में भी आर्थिक, सुरक्षा में और संप्रभुता में दोनों में आर्थिक पहलू। जब मैं एनजीओ वाला पोर्शन पढ़ा रहा था तो आपको बार बार याद कर रहा था कि हमारी सुरक्षा, हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो हमारी आर्थिक संप्रभुता है। FCRA जो लाया क्यों गया है? हमारे आर्थिक संप्रभुता को भी महत्वपूर्ण मानने के लिए, कि हमारे आर्थिक तंत्र को भी कोई क्षति न पहुंचा पाए। तो सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता भी शामिल होता है। धमकी देने की संभावना के साथ या भारत में या किसी विदेशी देश में भारत के लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने की संभावना के साथ कोई कार्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। एक व्यापक परिभाषा है, इसमें तोड़फोड़ की गतिविधियां और है, लेकिन ये है कि इसमें भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, उसमें आर्थिक और जो है अन्य पहलू भी है। भारत के लोगों को यहाँ भी या देश में भी आपके किसी कृत्य के द्वारा अगर उनमें आतंक आता है, आतंक का भाव आता है, आतंक जो है ना, टेरर, आतंक माने टेरर माने भय से कांपना, वो ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य जो लोगों में भय से कांपने पर मजबूर कर दे, उसको आतंकवाद कहते हैं। जैसे एक आप लोगों ने वेडनेसडे मूवी देखी होगी ना, वेडनेसडे, उसमें नसरुद्दीन शाह एक्टर रहता है, वह फ़ोन पे बताता है, जो कमिश्नर रहता है अनुपम खेर, उससे कहता है कि आज हम जब मिडिल क्लास है, जब हम घर से निकलते हैं तो मेरी पत्नी मुझे बार बार फ़ोन करती, आज की नहीं, वो उस समय की बात बता रहा है कि मेरी पत्नी बार बार फ़ोन करती है और ये पूछती है कि मैं कैसा हूँ, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं क्या किससे बात कर रहा हूँ। ये मुझसे मेरे हालचाल लेने के लिए नहीं फ़ोन करती है, वो एक्चुअल में इसलिए फ़ोन करती है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ। तो जो ये लोगों में ये डर का भाव होता है ना, यही एक्चुअल में आतंक का पर्याय है। आतंक का उद्देश्य है कि आम जनमानस में डर का भाव, जैसे पहले जब बहुत सारे बम विस्फोट होते थे, जैसे त्यौहार आता था हमारे घर वाले लोग कहने लगते थे, हाँ कहीं भीड़ भाड़ में मत जाना, स्टेशन पे मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। जब ये क्या था? ये भय था, यही आतंकवादी चाहते थे। तो इस तरह की चीजें अगर कोई करता है, भावना उत्पन्न करता है, जरूरी नहीं कि आतंकवादी कृत्य करो, अगर वो भाव ही उत्पन्न कर दे, जैसे कोई कह दे कि फला जगह बम है और उससे अफरा तफरी हो जाए, कई लोगों की तो जान चली जाती है, तो वो भी आतंकवादी कृत्य है, क्योंकि उसने लोगों को क्या किया? भय उत्पन्न किया। आतंकवाद का ये उसमें चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, यह जो यूपा है क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखो, एक तो ये लाया गया 67 में, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ये जो यूपा एक्ट है, ये हमारे आतंकवाद को रोकने के लिए एक प्रमुख अस्त्र है। और भी अस्त्र हैं, जैसे एक यूपा एक्ट, एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये दो एक्ट ऐसे हैं जो इस समय कह सकते हो कि मिल के आतंकवाद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और FCRA तो ऑफकोर्स है ही है, ठीक है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को समर्थन कर दे रहा है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में लाया गया था, जिसे 2008 में और 2012 में और सख्त बनाया गया, क्योंकि परिस्थितियां वैसी थी। आपको पता होगा 2010-12 का समय, जो 8 से 12 का समय, वो भारत में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए बहुत ही टफ समय था। ठीक है, तो इसलिए टफ समय में टफ डिसीजन लिए जाते हैं, इस एक्ट को और टाइट किया गया था। अभी और इसमें जो है, पहले जो आतंकवाद की परिभाषा में या आतंकवाद डेजिग्नेशन में पहले संस्था ही रहती थी, अब व्यक्ति, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, जब आप आंतरिक सुरक्षा में अपना पढ़ते होंगे, यहां पे क्या है कि यह जो है सामान्य सी अपराध प्रक्रिया से आतंकवादी कृत्यों को अलग करने के लिए अलग है ही, इसलिए उसको एक अलग अस्त्र देता है हमारे राज्य के हाथ में कि राज्य उसका मुकाबला कर सके। जैसे अभी क्या होता है कि कोई मुकदमा, कोई अपराध पुलिस रजिस्टर यानी राज्य रजिस्टर्ड करती है, तो न्यायपालिका की समझ क्या होता है कि आप प्रूफ करो कि ये अपराधी है, जब तक प्रूफ नहीं तो गिल्ट। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे निर्णयों में कहा है कि जो जमानत यानी जो बेल है वो राइट है, बेल न देना अपवाद है। लेकिन इस यूपा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जमानत जो है वो
अत्यंत जब लगे कि प्राइमा फेसिया भी ये न लगे कि केस है तभी देना है। यानी बहुत सख्त लहजा सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है और उसने कहा है, देखिए इसमें कहा है कौन सा 1919 में NIA बनाम जहूर अहमद बटाली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो जमानत के प्रावधान है इसमें कोर्ट ये न देखे कि सबूत है कि नहीं है, अगर ये प्राइमा फेसिया दिखता है कि आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है तो जमानत से इनकार कर दिया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट IPC के अन्य मामलों में इसका उल्टा लेता है, वो कहता है जमानत देना अधिकार है, नहीं देना अपवाद है। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी हो कि नहीं, इसलिए ऊपा का जो है ये बताती है, राज्य के हाथों में वो अधिकार देती है कि वो आतंकवाद जैसे चीज़ों को, हालांकि कुछ लोग NGOs इसका विरोध करते हैं कि इसके जरिए जो है सरकार जिसको परेशान करना होती है उस पर ऊपा लगा देती है तो उसकी जल्दी जमानत नहीं होती, क्योंकि सोच ही बदल जाती है, कोर्ट को देखने का नज़रिया बदल जाता है। पहले नज़रिया रहता है कि जमानत देना है, नहीं देना अपवाद है, तो जमानत नहीं देने के लिए कि इसको जमानत न मिले एजेंसियों को प्रयास करना पड़ता है। ऊपा लगा दिया तो एजेंसियों को कुछ नहीं करना, बस साबित कर देना है कि हाँ प्राइमा फेसिया ही बता देना है कि हाँ ये है दोषी है, इसमें कहीं जुड़ा हुआ है, ट्रायल वायल पहले बाद की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जो 90 दिन में चार्जशीट दाखिल है इसमें 6 महीने की चार्जशीट का मिल जाता, तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जो इसको कहीं ना कहीं इसको आलोचना का केंद्र भी बना देते हैं। तो हम उसमें नहीं जाते, ये है कि यूपा का ये धारा है, ये लगाया गया है, इस तरह के मामले हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आतंकवाद बहुत हो गया, एक अच्छा न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रदर्शन चर्चा में क्यों है? अभी PIB में कल ही न्यूज़ था कि जो है पहली बार ये 50 लाख से ज़्यादा आंकड़े जो है इससे जुड़ गए हैं। ठीक है, तो चर्चा में ये है क्योंकि ये 50 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। स्वनिधि योजना क्या है? 1 जून 2020 से आपको पता होगा कि कोरोना मार्च से आया था, 2 लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद देश की जो शहरों की में जो मेन हालत सबकी ख़राब थी और ख़ास तौर से उनकी जो वेंडर थे, स्ट्रीट वेंडर थे या जो रेहड़ी पटरी लगाते थे। आप देखते होंगे, आप जाते होंगे, आपको कहीं जो भी कोई कई सारी चीज़ जैसे सब्जी है मिल जाता है आपके घर के सामने, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाती है रेहड़ी पटरी पे। यह अनौपचारिक क्षेत्र है, लेकिन किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है अनौपचारिक क्षेत्र, और इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। लेकिन इनको बहुत सुरक्षा पाए नहीं उपलब्ध थे, इनके पास संसाधन नहीं उपलब्ध थे। ठीक है, तो कोरोना में इनकी स्थिति और ख़राब हो गई। इनके पास जो पूंजी थोड़ी बहुत रहती थी, 10-5 हज़ार रहता था, उसी को खरीदते थे, बेचते थे बेचारे, उसको भी ये अपने लॉकडाउन में खा के खाली हो गए। ऐसे में सरकार ने एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हुए और एक बड़ा अप्रोच अपनाते हुए कि आपदा को अवसर के रूप में समझा और इसके लिए स्ट्रीट वेंडरों के लिए PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर सहयोग योजना लाया, जिसमें माइक्रो फाइनेंस के तहत बिना कोलेटरल आधारित 50,000 रुपये इनको ऋण दिए गए। समय पे ये भुगतान करेंगे तो 7% के आधार पे भी दिया गया। अगर ऑनलाइन ये करेंगे तो इनको 1200 रुपये कैशबैक भी दिया गया। साथ ही में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जनवरी 2021 में यानी लॉन्च होने के 6 महीने के बाद ही एक चीज़ और कि स्वनिधि से संकल्प की तरफ जो है समृद्धि की तरफ, उसमें क्या किया गया कि इनको जब औपचारिक उद्देश्य क्या था कि माइक्रो फाइनेंस में लाके इनको औपचारिक अर्थव्यवस्था का में शामिल किया जाए, भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था में, फॉर्मल इकोनॉमी में इनको शामिल किया जाए। और साथ ही में यह सिर्फ इनको माइक्रो फाइनेंस नहीं दे, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवारों को भारत सरकार की 8 सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसमें आप जनधन, आधार, DBT, वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन, उज्ज्वला, जो भी इस तरह की योजनाएं हैं, या फूड सिक्योरिटी एक्ट या जन आरोग्य योजना, इस तरह की योजनाओं को इनसे जोड़ा जा सके ताकि इनके परिवार का भी एक सोशल सिक्योरिटी सामाजिक ढांचा हो जाए। ये भी अर्थव्यवस्था के फॉर्मल अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु बन जाएं, ताकि और ज़्यादा ये भूमिका शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में दे सके। यानी जो ये दे तो रहे थे शहरी अर्थव्यवस्था में, लेकिन अब ये इनको मजबूत किया गया और इनके अधिकारों को, इनके परिवार के अधिकारों को जाना गया, उनको संरक्षण करने के लिए ये पूरा स्कीम लाई गई। तो जल्दी जल्दी इसको थोड़ा देख लेते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ये तत्वाधान में है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना है, जिसने पूरे देश में 50 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को अपना समर्थन प्रदान कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। और ये 50 लाख लोग और इनके साथ इनका परिवार और एवरेज परिवार की 4.9 यानी 5 लोग, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को इस योजना के जरिए भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर रही है। क्योंकि देखिए, कोई एक व्यक्ति को लाभान्वित करना, तो इनके पीछे उद्देश्य भी है कि माइक्रो फाइनेंस इनको नहीं, इनके परिवार को भी सोशल सामाजिक सिक्योरिटी में जोड़ना है। ठीक है, क्या है योजना? आत्मनिर्भर शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए है, एक सूक्ष्म ऋण योजना है। शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। वही ना कि कोरोना के 2 लॉकडाउन हो गए थे, तीसरे लॉकडाउन में इनकी परिस्थितियां थी ऐसी, तो इसके लिए इनको आत्मनिर्भर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने या सरकार ने एक योजना लाई। इसका उद्देश्य क्या है? 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा दिया जाएगा। अगर ये नियमित पुनर्भुगतान करेंगे तो 7% ब्याज पे दिया जाएगा। डिजिटल लेन देन करेंगे तो प्रतिवर्ष 1200 रुपये तक कैशबैक दिया जा सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें इनको जो इससे जुड़ी हुई थी। इसका जो है सकारात्मक परिणाम क्या रहा, ये महत्वपूर्ण है। वह ये है कि स्ट्रीट वेंडरों ने लंबे समय तक शहरी और औपचारिक अर्थव्यवस्था में एक अभिन्न भूमिका निभाई है। अब जरूरी क्या था? यह शहरी लोगों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। आप सोच के देखिए कि स्ट्रीट वेंडर न रहें तो आपका जीवन कितना, जो शहर में रहते हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। सोच के देखिएगा, केवल आपको कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो स्ट्रीट पे घूम फिर के जो करते हैं, उनसे आप अपने दिनचर्या की बहुत सारे सामान उन्हीं से लेते हैं। ठीक है, इवन दैट जो बड़े जो है कह सकते हैं जो बड़े उच्च वर्ग है, वो भी उनका भी यही चीज़ें जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो पीएम स्वनिधि योजना है कि भाई शहरी अर्थव्यवस्था में, ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे, ये योजना इनके योगदान को महत्व देते हुए उनको जो औपचारिक अर्थव्यवस्था है उसमें जोड़ने का काम करती है। यानी पहले ये भूमिका निभाते थे, अब इनके भूमिका, इनके महत्व को औपचारिक रूप देने के लिए इसमें किया गया है और उन्हें ऊपर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता चुना गया है। इस योजना का प्रभाव माइक्रो क्रेडिट प्रदान करने से भी परे है, यानी उससे बाहर भी है। इसने विक्रेताओं के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुरक्षा जाल तैयार किया है, ताकि अगर इनको कुछ हो जाए या ये है तो इनके पूरा परिवार की सुरक्षा रहे। जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी ये जुड़े। ठीक है, जैसे इसमें देखिए स्वनिधि से समृद्धि, यह 4 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। 4 जनवरी 2021 को स्वनिधि से समृद्धि पहल, उद्देश्य लाभार्थियों के परिवारों को भारत सरकार की 8 सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है और जिससे उनका समग्र विकास बढ़ावा मिल सके। तो कहीं न कहीं इसके जरिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उपलब्धि भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक भविष्य है कि जो भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया और उसके जरिए इनके अगर हम 5 के एवरेज से परिवार भी ले लें तो 2.5 करोड़ लोगों को जो भारत के सोशल सिक्योरिटी स्कीम से भी जो 8 सामाजिक सहायता जाल हैं उससे जोड़ा गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अभी जो है इसको व्यापक बनाने के लिए तो प्रधानमंत्री इसको और व्यापक बनाना चाहते थे, इसलिए 1 जुलाई 2023 से इस अभियान के तहत और भी सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। उसको देखा गया तो इस सामूहिक प्रयास किया गया उसमें, जिसमें बैंक और सारी चीज़ें शामिल थी। सामूहिक प्रयास था जिसके कारण 65.75 लाख और भी ऋण का वितरण किया गया और 50 लाख लोगों पर 8600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन वितरित किया गया है। जो कहीं ना कहीं अब ये जाएगा तो इनके पास संसाधन, इनके पास पूंजी है, तो कभी अगर उनके पास कोई दिन, जैसे क्या था, लोग कुआं, ऐसे लोग जो है स्ट्रीट वेंडर या डेली वेज वर्कर, वो क्या करते थे, रोज़ कुआं खोदते थे, रोज़ पानी पीते थे और जिस दिन बीमार हो गए उस दिन की क्या स्थिति होगी। तो इस तरह की चीज़ें, यह उनको जो 50,000 रुपये है या लोन है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं उनको जो महंगे दाम पे या महंगे ब्याज पे लोन लेते थे या इस तरह की चीज़ें करते थे, या जो जीवन को, आप सोचो कि एक आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और जिस दिन बीमार हो गया उसके दिल में क्या सोचता होगा कि अगर वो नहीं कमाएगा तो कैसे खाएगा, कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाएगा। हम आपको एक कहानी मैंने पढ़ा था, वो बताता हूँ।
स्ट्रीट वेंडर्स या जो डेली वेज वर्कर की ज़िंदगी, एक संपन्न महिला थी, उसका पुत्र मर गया, बहुत दुखद हुआ। और एक महीना तक वो जो है, हमने एक नैतिक कहानी है, वो खाना नहीं खाई और रोई गाई सब कुछ की। और एक ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर था, वो भी एक्सपायर कर गया और उसकी माँ दूसरे दिन ही सब्जी का दुकान लगाने आ गई। तो लोगों को पता चला, लोगों ने कहा अरे आप जो है, आपका आज एक दिन ही हुआ है, एक ही दिन हुआ है आपके बेटे को मरे, आप दुकान लगाने आ गई, आपको दुख नहीं है? तो उसका जवाब है बड़ा मार्मिक, वो ये है कि अगर मैं ये नहीं लगाती तो जो हमारी जो बहू है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पीना है, अगर बहू खाएगी नहीं तो उसको दूध नहीं बनेगा और वो बच्चे भूखे रहेंगे। तो इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं से हम जूझ रहे होते हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और बहुत सारे लोग जूझ रहे होते हैं। ये योजना और जो सोशल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उनको इस तरह की समस्याओं से बचा के समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में जोड़ के आगे बढ़ने की योगदान देगा। ठीक है, चलिए, थोड़ी काफ़ी इमोशनल कहानी है कि दर्द एक ही सा है लेकिन परिस्थितियाँ अलग हैं तो दुनिया को अलग दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू।